आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे समाजशास्त्री की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने हमें भारत के दिल मतलब गांव को उसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। श्यामाचरण दुबे। हाँ, S.C. दुबे। हमारे पास उनके कुछ बहुत ही प्रभावशाली लेख और शोध हैं और आज का हमारा मिशन यूं समझिए ये है कि दुबे के काम के जरिए हम ये समझें कि एक भारतीय गांव जिसे हम अक्सर एक शांत आत्मनिर्भर इकाई मान लेते हैं वो असल में कितना जटिल है और बाहरी दुनिया से कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुबे कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठकर सिद्धांत गढ़ने वाले समाजशास्त्री नहीं थे। नहीं, उनका काम बहुत जमीनी था। हाँ, बिल्कुल जमीनी। उनकी जो सबसे मशहूर किताब है इंडियन विलेज, वो तेलंगाना के शमीरपेट गांव पर आधारित है, जहां वो महीनों रहे थे। हाँ। है ना? जी हाँ, वो वहीं रहे, लोगों से मिले, उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश की कमार जनजाति पर भी बहुत गहरा अध्ययन किया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वो किसी एक भारतीय समाज की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत की जो अनगिनत विविधताएं हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए फिर सीधे उनके सबसे बड़े और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार से ही शुरू करते हैं। जी। दुबे कहते हैं कि भारत का कोई भी गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर या स्वायत्त नहीं है। ये सुनते मेरे मन में पहला सवाल आता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा से ग्राम स्वराज्य की बातें सुनते आए हैं। यही तो दिलचस्प बात है। देखिए, दुबे का तर्क था कि हर गांव एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का एक हिस्सा है। मतलब एक छोटा सा हिस्सा। हाँ, उसे ऐसे समझिए कि गांव एक बिल्डिंग ब्लॉक है, पूरी इमारत नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गांव में रहने वाले किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि वो उस गांव का निवासी है। अच्छा। उसकी एक और बहुत बड़ी पहचान होती है उसकी जाति, उसका धर्म या उसका कबीला। ओके, मतलब एक व्यक्ति एक ही समय में शमीरपेट गांव का भी है और शायद अपनी किसी विशेष जाति का सदस्य भी है। बिल्कुल। और वो जाति सिर्फ शमीरपेट तक सीमित नहीं है, वो आसपास के दर्जनों शायद सैकड़ों गांव में फैली हुई है। अब इन जातियों की अपनी पंचायतें होती हैं, अपने नियम कानून होते हैं, अपने संगठन होते हैं। तो मतलब गांव की पंचायत के अलावा भी पंचायतें होती हैं। जी हाँ। तो एक मिनट के लिए सोचिए, गांव की पंचायत ने जमीन को लेकर कोई फैसला सुनाया, लेकिन अगर उसी मामले में उस इलाके की बड़ी जाति पंचायत जो कई गांवों को नियंत्रित करती है, उसने कोई दूसरा फैसला सुना दिया, तो लोग जाति पंचायत की बात मानेंगे? ज्यादा संभावना यही है, वो अपनी जाति पंचायत की बात मानेंगे, गांव की पंचायत की नहीं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि गांव की पंचायत से ज्यादा पावरफुल गांव के बाहर बैठी एक जाति पंचायत हो सकती है? हो सकती है, और अक्सर होती थी। ये तो पूरी पावर डायनामिक्स को ही पलट देता है। इसका मतलब गांव की जो सीमाएं हैं वो असल में उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सामाजिक, धार्मिक और जातीय रिश्ते गांव की भौगोलिक सीमाओं को लांघ जाते हैं, और यही जटिलता हमें गांव के त्योहारों और रीति रिवाजों में भी साफ दिखती है। अच्छा। दुबे ने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा था, जो गांव की इस मिली-जुली पहचान को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, ये त्योहारों वाली बात दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि गांव में लोग कैसे अलग-अलग पहचानों के साथ जीते हैं। तो वो 3 तरह के उत्सव कौन से थे? देखिए, पहले तो थे पारिवारिक संस्कार, यानी जन्म, शादी ब्याह या मृत्यु से जुड़े कार्यक्रम, जो एक परिवार के दायरे में होते हैं। जी। दूसरे थे गांव के साझा त्योहार, जैसे किसी स्थानीय देवी या देवता की पूजा, जिसमें पूरा गांव एक समुदाय की तरह हिस्सा लेता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हाँ। और तीसरे, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो थे जाति के अपने उत्सव। ये ऐसे त्योहार थे जो सिर्फ एक विशेष जाति के लोग ही मनाते थे। और शायद इसमें दूसरे गांव से भी लोग आते होंगे। बिल्कुल, दूसरे गांव से भी उसी जाति के लोग शामिल होने आते थे। तो मतलब त्योहार भी इस बात का सबूत है कि गांव एक बंद डिब्बा नहीं है। सही कहा। और इसी में धर्म का भी एक एंगल था। दुबे ने अपने अध्ययन में पाया कि मुसलमानों के अपने अलग त्योहार थे, लेकिन साथ ही एक बहुत सकारात्मक बात यह थी कि हिंदू और मुसलमान अक्सर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। एक सामाजिक ताना बाना था। जी। लेकिन जब भी हम भारत के सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं तो हम सबसे बड़ी और सबसे जटिल सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, और वो है जाति व्यवस्था। हाँ, जाति। और शायद गांव में सबसे बड़ी पहचान भी वो तो जाति ही होती है ना? तो इस पर दुबे का क्या कहना था? क्या गांव में रुतबा और इज्जत पैसे से तय होती थी? मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन वो सबसे ऊंचा? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही सोचा जाता है। लेकिन दुबे ने यहाँ एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म तर्क दिया।
उनका मानना था कि गांव में जाति का जो पदानुक्रम है, मतलब कौन ऊंचा और कौन नीचा, हाँ, इसका मुख्य आधार आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कारिक है। ये शब्द उनके विश्लेषण का केंद्र है। सांस्कारिक, ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पवित्रता और अपवित्रता की धारणा। हाँ। ये तय करता था कि समाज में किसी जाति की जगह कहाँ होगी। जैसे क्या आपकी जाति के लोग मंदिर में पूजा पाठ करवा सकते हैं? अच्छा। क्या ऊंची जाति के लोग आपके हाथ का बना खाना खाएंगे? आप किस तरह का काम करते हैं, क्या वो साफ माना जाता है या गंदा? ओके, मतलब ये सब चीज। हाँ, पानी का स्रोत कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें मिलकर किसी जाति की सांस्कारिक हैसियत तय करती थी, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस या जमीन का आकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक निचली मानी जाने वाली जाति का व्यक्ति अगर बहुत अमीर भी हो जाए, तब भी हो सकता है कि उसे वो सामाजिक सम्मान न मिले। बिल्कुल, जो एक गरीब लेकिन ऊंची जाति के व्यक्ति को मिलता है। ये तो बहुत उलझी हुई व्यवस्था है। हाँ, और यही दुबे का मुख्य बिंदु था। आर्थिक तरक्की जरूरी है, लेकिन वो अपने आप में सामाजिक स्थिति को बदलने की गारंटी नहीं देती, क्योंकि असली खेल तो सांस्कारिक पवित्रता का है। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो आज भी प्रासंगिक है। जी। और इसी शक्ति और रुतबे की बात को आगे बढ़ाएं तो एक और दिलचस्प बहस सामने आती है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट दिया था, प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। हाँ, प्रभु जाति। उनका कहना था कि हर गांव में एक ऐसी जाति होती है जिसका दबदबा होता है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है, जमीन पर कब्जा होता है। लेकिन मुझे पता है कि दुबे इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। और यहीं पर दुबे का विश्लेषण और भी बारीक हो जाता है। उन्होंने श्रीनिवास के विचार को चुनौती दी। कैसे? दुबे का तर्क था कि गांव में असली राजनीतिक शक्ति किसी पूरी जाति में नहीं होती, बल्कि गांव के कुछ गिने चुने प्रबल व्यक्तियों में होती है। प्रबल व्यक्ति? हाँ, ये वो लोग होते हैं जिनकी बात गांव में सुनी जाती है, जिनका असर होता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्रबल व्यक्ति वाला आइडिया प्रभु जाति को पूरी तरह से नकार देता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रबल व्यक्ति ज्यादातर उसी प्रभु जाति से आते हों? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, दुबे ये नहीं कह रहे थे कि जाति का कोई महत्व नहीं है। अक्सर ये प्रबल व्यक्ति ऊंची और अमीर जातियों से ही होते थे। अच्छा। लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि सिर्फ किसी जाति का सदस्य होना ही आपको शक्तिशाली नहीं बना देता। उस जाति के अंदर भी कुछ ही लोग होते हैं जो असल में पावर रखते हैं। मतलब जिनमें कुछ खास गुण होते होंगे। बिल्कुल, जिनमें नेतृत्व क्षमता होती है, जो लोगों को जोड़ना जानते हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं और जिनकी बात में वजन होता है। तो ये प्रबल व्यक्ति असल में करते क्या थे? गांव की राजनीति में इनका रोल क्या था? दुबे के अनुसार यही गांव के असली संचालक थे। गांव में कोई झगड़ा हो गया तो लोग इनके पास जाते थे। अच्छा। युवाओं को कोई सलाह चाहिए तो इनसे पूछते थे। गांव में कोई बड़ा त्योहार या आयोजन करवाना है तो यही लोग आगे बढ़कर उसका नेतृत्व करते थे। तो ये सरकार और गांव के बीच की कड़ी भी बनते होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो दुबे ने दिखाया कि शक्ति किसी अमूर्त जाति में नहीं बल्कि जीते जागते प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती है। ठीक है, तो हमने गांव के अंदर के ताने बाने को समझा, कैसे वो बाहर से जुड़ा है, कैसे जाति और धर्म काम करते हैं और असली पावर किसके हाथ में है। अब उस प्रक्रिया की बात करते हैं जो इस पूरे ताने बाने को बदल रही थी, परंपरा और आधुनिकीकरण। दुबे ने भारतीय समाज में एक नहीं बल्कि 6 तरह की परंपराओं की बात की है। जी, 6। ये सुनकर ही लगता है कि परंपरा कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी एक और बेहतरीन देन है। वो कहते हैं कि किसी भी भारतीय व्यक्ति की जिंदगी इन 6 परंपराओं के मेलजोल से चलती है। कौन कौन सी है ये? पहली है पौराणिक या शास्त्रीय परंपरा, जो हमारे ग्रंथों से आती है, रामायण, महाभारत। हाँ। दूसरी है उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाना। तीसरी है स्थानीय परंपरा, जो सिर्फ उसी एक गांव या इलाके की कोई खास मान्यता हो सकती है। ओके। चौथी है पश्चिमी परंपरा, जैसे पहनावा, भाषा। पांचवी है स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा, जो किसी खास जनजाति या समूह की अपनी अलग पहचान होती है। और छठी है प्रादेशिक परंपरा। प्रादेशिक मतलब जैसे किसी पूरे क्षेत्र, मान लीजिए बंगाल या पंजाब की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान। ये तो ऐसा ही है जैसे आज हमारे फोन में एक तरफ हम व्हाट्सएप पर परिवार के ग्रुप में मैसेज भेजते हैं। हाँ। दूसरी तरफ हम नेटफ्लिक्स पर कोई अमेरिकी शो देख रहे हैं जो पश्चिमी है, और साथ ही घर में कुल देवता की पूजा भी कर रहे हैं जो एक स्थानीय परंपरा है। ये सारी परतें एक साथ काम करती हैं।
आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया। और इन्हीं परंपराओं के बीच एक और बड़ी ताकत काम कर रही थी, आधुनिकीकरण। दुबे ने आधुनिकीकरण को सिर्फ पश्चिमीकरण मानने की गलती नहीं की। उनकी परिभाषा बहुत गहरी है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये मूलतः एक प्रक्रिया है जो परंपरागत व्यवस्था से एक विशेष प्रकार की अपेक्षित प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्यों और मानदंडों की ओर ले जाती है। ये परिभाषा थोड़ी भारी है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सिर्फ जीन्स पहनना या अंग्रेजी बोलना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। दुबे ने इसके कुछ ठोस लक्षण बताए, जैसे परानुभूति, मतलब एम्पैथी। हाँ, खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचने की क्षमता। एक किसान का ये सोचना कि प्रधानमंत्री देश कैसे चलाते होंगे, ये परानुभूति है। अच्छा। दूसरा, मानसिक गतिशीलता, मतलब नए विचारों को अपनाने की तैयारी, समाज में ज्यादा भागीदारी, तार्किक सोच और सबसे बढ़कर बदलाव में विश्वास और जोखिम उठाने की हिम्मत। तो ये एक मानसिक और सामाजिक क्रांति है, सिर्फ पहनावे की नकल नहीं। जी। और जब समाज में इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसकी सबसे ज्यादा हलचल युवाओं में महसूस होती है। हाँ, हमेशा। दुबे ने युवा असंतोष पर भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने इसका एक मुख्य कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियों को बताया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि उन्होंने भारतीय युवा को एक झुंड की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि उनकी 4 अलग-अलग उपसंस्कृतियों, सब कल्चर्स की पहचान की। हाँ, और ये वर्गीकरण उस दौर के भारत को समझने की एक चाबी है। पहला ग्रुप उन्होंने कहा हिप्पियों का भारतीय संस्करण। ये वो अमीर घरों के बच्चे थे जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थे और एक तरह की बगावत कर रहे थे। बिल्कुल। दूसरा ग्रुप था पश्चिमी विचारों वाले और अलगावग्रस्त परिवारों से आए युवा। ये हिप्पियों की तरह भागी नहीं थे, लेकिन अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करते थे। और बाकी 2 ग्रुप, वो शायद ज्यादातर युवाओं का प्रतिनिधित्व करते होंगे। सही कहा। तीसरा ग्रुप था निम्न और मध्यम वर्ग के युवा। इनकी चिंताएं बिल्कुल अलग थीं। नौकरी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज में अपनी जगह बनाना। और चौथा, जो शायद समाजशास्त्रीय दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था, वो था पहली पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का ग्रुप। पहली पीढ़ी के शिक्षित युवा? हाँ, ये वो लड़के लड़कियां थे जिनके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये अपने परिवार में उच्च शिक्षा पाने वाले पहले सदस्य थे। मुझे इस चौथे ग्रुप के बारे में और जानना है। दुबे ने इन्हें अलग क्यों किया? इनमें ऐसा क्या खास था? खास ये था कि ये युवा एक साथ 2 दुनियाओं में जी रहे थे। एक तरफ उनका गांव या परिवार था जिसकी अपनी परंपराएं और मूल्य थे, और दूसरी तरफ कॉलेज और शहर। हाँ, जहां आधुनिक विचार थे, वे अक्सर एक पहचान के संकट से गुजरते थे। वे न तो पूरी तरह से अपने परिवार की दुनिया में फिट होते थे और न ही पूरी तरह से शहर की आधुनिक दुनिया में। उनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा थीं, लेकिन रास्ते में बाधाएं भी उतनी ही थीं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि युवा होना एक जैसा अनुभव नहीं है। हाँ, मतलब आपकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि तय करती है कि आपके सपने और आपकी चुनौतियां कैसी होंगी। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो, तो हम क्या कह सकते हैं? आज हमने एससी दुबे के जरिए भारतीय समाज के बारे में कुछ बड़े मिथकों को तोड़ा। जी। पहला, आत्मनिर्भर गांव का मिथक। जी। दुबे ने दिखाया कि हर गांव असल में एक बड़े सामाजिक और जातीय नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। सही है। दूसरा, पैसा ही पावर है का मिथक। गांव में असली इज्जत सांस्कारिक पवित्रता से तय होती थी। और तीसरा, पूरी जाति का दबदबा का मिथक। असल में पावर कुछ गिने चुने असरदार प्रबल व्यक्तियों के हाथ में होती थी। और हमने ये भी समझा कि आधुनिकीकरण सिर्फ नकल नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। दुबे का काम हमें सिखाता है कि भारतीय समाज को समझने के लिए आसान फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा, इसकी जटिल परतों को समझना होगा। और इसी सोच के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। दुबे ने युवाओं की इन 4 उपसंस्कृतियों का विश्लेषण 20वीं सदी में किया था। आज हम 21वीं सदी में हैं, इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अब कोई 5वीं उपसंस्कृति, एक डिजिटल सबकल्चर उभर कर सामने आया है? एक ऐसा युवा जो गांव में रहता है लेकिन जिसकी दुनिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बसी है। क्या ये नई डिजिटल पहचान दुबे के बताए गए पुराने विभाजनों को मिटा रही है या उन्हें और भी जटिल बना रही है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो दुबे के काम को आज भी जिंदा और बेहद प्रासंगिक बनाए रखता है।